हाँ निदा, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है। अभी एक 50 क्वेश्चन का शीट भेजेंगे इलास्टिसिटी का, ठीक है ना? वही बना रहे थे रात में, तो 50 क्वेश्चन भेज देंगे, उसको जाके लगा लेना, ठीक है ना? आज के आज लगा के खत्म कर देना, क्योंकि कल पढ़े हो, कल खत्म हुआ है, आज लगा लोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में जो जो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं ना, उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एक इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स। क्लियर है ना? जैसे मान लो पाइप में पानी डालो, तो कुछ पाइप में पानी चिपक जाता है ना। अरे चिपक जाता है। किसी पाइप में अगर आप पानी पोर करते हैं तो क्या अंदर का हिस्सा कुछ वेट हो जाता है ना? हाँ, तो वो किसकी वजह से होता है? एडेसिव फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? एडेसिव। और पानी बह पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक अमाउंट ऑफ वाटर जा पा रहा है, किसकी वजह से? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्सेस को, बहुत बेसिक सी बात है, बिना टाइम बर्बाद करते हुए, कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में आते हैं। अरे क्लियर है? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स? बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स इज नोन एज क्या? कौन सा फोर्स भाई? इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं? एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अरे क्लियर है? अच्छा, जैसे मान लो मैं अगर तुमसे कहूं कि मैंने पानी में नमक मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, उसकी कोहेसिविटी बढ़ेगी घटेगी? पानी में नमक मिला दोगे तो कोहेसिविटी उसकी बढ़ेगी कि घटेगी? सोच लो। घटेगी। हाँ, अच्छा। अब पानी में पत्थर डाल दो तो, छोटे छोटे पत्थर डाल दो तो, तब भी घटेगी? तब भी घटेगी। कोहेसिवनेस बढ़ा घटाया जा सकता है, कोहेसिव प्रॉपर्टी को घटाया बढ़ाया जा सकता है। कैसे? इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को बढ़ा के। और इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ जाएगा, तो कोहेसिविटी कम हो जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस क्या है? ऐसे फोर्सेस जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आते हैं। अरे क्लियर है ना? अब जैसे मान लीजिए पानी के बीच में और पाइप के बीच में जो चिपक जा रहा है पानी पाइप से, वो किसकी वजह से चिपक जा रहा है? किसके? एडेसिव की वजह से। अगर उसी पाइप से तुम मर्क्यूरी पास करा दोगे तो वो कहीं चिपकने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी उसकी एडेसिव प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में लगभग 10,000 टाइम्स ज्यादा होती है। बात समझ रहे हैं ना? तो वो कभी चिपकता नहीं। कभी एक एक अगर आप मर्क्यूरी मॉलिक्यूल को ले लेंगे और उसको काट के अलग करना चाहेंगे, तो मर्क्यूरी ले लीजिए, जैसे उसमें से निकलता है पारा, समझते हैं ना? थर्मोमीटर। तो आजकल तो डिजिटल भी आने लग गए हैं, बट जब पुराने जमाने में जो थर्मोमीटर्स यूज होते थे, मोटे वाले थर्मोमीटर्स, उसमें ज्यादा मर्क्यूरी होती थी। तो कभी टूट जाता था तो वो मर्क्यूरी ऐसे फैल के ड्रॉप बन जाती थी। उसको तुम कितना भी काटो चाकू लेके, वो कटता नहीं था। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि उसकी एडेसिव प्रॉपर्टी, उसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी उसकी एडेसिव प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा है, तो उसको आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? बहुत सिंपल सी बात है, फालतू का टाइम पास है, अभी आएंगे इस पर बाद में। तो कहानी शुरू होती है अपनी चैप्टर की, जिसका नाम है क्या? सरफेस टेंशन। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि हमने आपके लिए एक कंटेनर लिया है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सस्ता, बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट में है कि नहीं है? अरे वाटर मॉलिक्यूल्स रेस्ट में है कि नहीं है? है ना? अरे है ना भाई?
तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना। सब मॉलिक्यूल्स रेस्ट में। तो जब हमने इस वाले मॉलिक्यूल को देखा ना, तो हमने सोचा कि ये रेस्ट में तभी होगा जब इस पर सिमेट्रिक फोर्स लग रहा होगा, और नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। नेट फोर्स कितना होगा नेता? जीरो। सिमेट्रिकली लग रहा है, नेट फोर्स कितना है? जीरो, तभी ये रेस्ट में है। फिर हमने ऊपर वाले के बारे में सोचा। तो जब ऊपर वाले मॉलिक्यूल को देखा ना, तो देखा कि इधर फोर्स लग सकता है, इधर 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 लग सकता है। ऊपर तो कोई लग ही नहीं रहा। मॉलिक्यूल्स तो भाई, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल है? पानी का इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल है? कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो जो सारे अदर मॉलिक्यूल्स है वो सब नीचे की तरफ हैं, तो क्या इसको अपनी तरफ खींचेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा तो अपनी तरफ खींचेंगे। जब ये इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है बच्चा, इस पर नेट फोर्स लग रहा होगा। इस पर नेट फोर्स कितना है? जीरो। लेकिन इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं। तो जो अपर सरफेस की लेयर होती है ना, उस पर डाउनवर्ड फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? डाउनवर्ड फोर्स। जितना स्ट्रॉन्ग कोहेसिव कैरेक्टर होगा, उतना स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। जितना स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, उससे क्या होगा? जो सबसे ऊपर वाली सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये सब नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ऊपर एक लेयर तैयार हो जाती है जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करेगी? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक खींची हुई मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है ना? अब हमने क्या किया, हमने सोचा कि अगर ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो भाई साहब अगर हम इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये उसको सपोर्ट करनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? सारे मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। कहां लग रहा है? सब नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऊपर एक ऐसी लेयर फॉर्म हो जा रही है, मॉलिक्यूल्स की एक ऐसी लेयर फॉर्म हो जा रही है जिसकी पूरी टेंडेंसी कहां जाने की है? नीचे जाने की। तो ऊपर सरफेस पर एक खिंचाव पैदा हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी खिंचाव की कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर को मेजर करने के लिए हमने एक टर्म बनाया जिसका क्या नाम रखा? सरफेस टेंशन। क्या नाम रखा? सरफेस टेंशन। अब सोचो, अगर ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर होता और इसका तुम टॉप व्यू देखते, तो इसका टॉप व्यू कैसा दिखता तुमको? ऐसे दिखता, और सारे मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर खिंचे हुए रहते। रहते कि नहीं रहते? अब हमने कहा कि अगर हम इस पर एक कोई इमेजिनरी लेमिना अपनी मर्जी से कंसीडर कर लें, मान लिया कि एक कोई छोटी सी लाइन है, या तुम एक छोटी सी कील रख दो, कुछ भी रख दो, या छोटा सा धागा रख दो। तो जब हमने इसको ऐसे रख के देखा ना, एक इमेजिनरी लाइन अपनी मर्जी से मानी, तो हमने इस पर डिफाइन किया कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। अरे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? क्योंकि भाई स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, सारे मॉलिक्यूल्स जो वो उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा ये डिफाइन होता है सरफेस टेंशन से। जितनी बड़ी ये लेमिना होगी, उतना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। अरे क्लैरिटी? जितनी बड़ी लेमिना आप लिखेंगे, उतना ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाया गया, तो जो कांस्टेंट निकल कर आया, उस टी को बोला गया क्या? इस टी को क्या बोला गया भाई साहब? सरफेस टेंशन। बहुत बार हमको इस नाम से कंफ्यूजन होता है। हम सोचते हैं सरफेस टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। सरफेस टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। स्प्रिंग कांस्टेंट समझते हैं? F इक्वल्स टू के एक्स। तो जैसे K होता है ना, वैसे ही ये सरफेस टेंशन का T होता है। ये कोई फोर्स वोर्स नहीं, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। पानी का सरफेस टेंशन अलग होगा, ऑयल का सरफेस टेंशन अलग होगा, हनी का सरफेस टेंशन अलग होगा। सबका सरफेस टेंशन अलग अलग होता है। क्लैरिटी है? कई बार हम सरफेस टेंशन को एक वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी समझ लेते हैं, जो कि वो है नहीं। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। अरे क्लैरिटी है ना? इसको फोर्स मत समझना।
टी टेंशन 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 चलने लगता है और हम गधा की तरह सरफेस टेंशन को फोर्स मान बैठते हैं, लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स नहीं है। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब जैसे पानी अगर ले लेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो अपर लेयर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको नीचे खींचने की टेंडेंसी अलग होगी। अगर आप शहद ले लेंगे तो उसको खींचने की, उसके मॉलिक्यूल्स को ऊपर से नीचे खींचने की टेंडेंसी अलग होगी। उस अलग टेंडेंसी को डिफाइन करने के लिए जिस टर्म को यूज किया जाता है उस टर्म का क्या नाम है बेटा? सरफेस टेंशन। कुछ बहुत कठिन बोल रहे हैं? एकदम क्लैरिटी से बात समझ आ रही है? यस। तो जब सरफेस टेंशन को डिफाइन किया गया तो इसको ऐसे लिखा गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन सरफेस टेंशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन पता रहनी चाहिए। तो टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जिसका नाम क्या है? सरफेस टेंशन। क्यों आया? क्योंकि जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की टेंडेंसी किधर जाने की है? नीचे जाने की। उनके जो अदर मॉलिक्यूल्स है वो उनको नीचे की तरफ खींच रहे होते हैं, तो ऊपर की सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। मतलब उस पूरी सरफेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को डिफाइन किया गया तो हमने कहा कि अगर हम इसके ऊपर कोई इमेजिनरी लैमिना मान लें एल, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो क्या आया? टी, जिसका क्या नाम रखा गया? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब कहानी शुरू होती है, जनरली किताबों में टी बराबर लिखा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम टी को एक फिजिकल क्वांटिटी समझ लेते हैं। बाय द वे ये फिजिकल क्वांटिटी है, बट ये वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये नहीं कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो एल बढ़ा दोगे तो टी घट जाएगा, और फोर्स बढ़ा दोगे तो टी बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। टी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। किसकी प्रॉपर्टी है नेता? अरे पीछे पहुंच रहा है ना यार। हाँ, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल। तो टी बराबर क्या है? एफ बाई एल। अभी और एक डेफिनेशन आएगा इसका। इसी टी को डिनोट करते हैं एस से। किसे डिनोट करते हैं? एस से। कहीं सरफेस टेंशन आपको एस दिखेगा, कहीं सरफेस टेंशन आपको टी दिखेगा। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? अगर सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट क्या लिखा जाएगा जी? एसआई यूनिट क्या लिखा जाएगा? अरे न्यूटन पर मीटर ना। और क्वांटिटी कैसी है? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। अगर मान लो हम कहे पानी का सरफेस टेंशन 2 न्यूटन पर मीटर है। पानी का सरफेस टेंशन कितना है? 2 न्यूटन पर मीटर। हम कह रहे हैं हनी का सरफेस टेंशन 4 न्यूटन पर मीटर है। दोनों को जोड़ दीजिए। क्या जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। स्केलर है तो जुड़ना चाहिए था। स्केलर है तो जुड़ के 4 तो 6 हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? सरफेस टेंशन जुड़ता है, लेकिन ऐसे 4 और 2 6 नहीं होता। वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस दो चीज को आप मिला रहे हैं उसके मिलने पर उसकी सॉल्युबिलिटी का रेट क्या है। तो क्लैरिटी है ना? सरफेस टेंशन स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर की तरह जुड़ता है, लेकिन वो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो अभी अपने को उधर नहीं जाना है, सिंपल सिंपल बातें करनी है। एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर, और क्वांटिटी क्या हो गया? स्केलर। लेंथ बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन, लेंथ बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगा? फोर्स। अगर फोर्स को 2 गुना किया, लेंथ भी 2 गुना हो गया, तो टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत अच्छा, वेरी गुड जॉब। नोट कर लो, चलो फटाफट शुरू हो जाओ। हाँ, हो गया? हाँ, थोड़ा तेज लिखो अब। थोड़ा तेज लिखने की आदत डालो, सुनने के साथ साथ थोड़ा पेन भी चलाओ। हो गया? पीछे वाला भाई वो तो कोहेसिव एडेसिव है यार, यहां से लिखो ना। कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स क्या होता है लिखोगे, अब इतनी बार आएगा सब याद हो जाएगा। फटाफट पढ़ो, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया चैप्टर है, एकदम सस्ता है, एकदम आसान। 2 4 फॉर्मूले के बीच में खेलता हुआ चैप्टर। दिमाग लगता है लेकिन ढंग से समझने वाला चैप्टर है, एकदम बढ़िया से।
हो गया भाई, डन डन। चले आगे बढ़े, अभी तो सब पेन ही चला रहे हैं, जल्दी लिख जल्दी लिख। अब देखो इस सरफेस टेंशन का काम क्या होता है। सरफेस टेंशन का काम क्या होता है, एक नीडल ले लो, उसको ग्रीस में डुबाओ और ग्रीस में से डुबा के बाहर निकालो और उठा के सरफेस के ऊपर रख दो, वो नीडल उस सरफेस के ऊपर सपोर्ट कर जाएगी। हॉरिजॉन्टल रखना पड़ेगा, अगर वर्टिकल रखोगे तो पानी में चली जाएगी, वर्टिकल रखोगे तो लेंथ तो लगभग जीरो हो गई ना। सोचो, अगर मैं इसके ऊपर एक ऐसे वर्टिकल नीडल डाल दूं तो क्या ये नीडल इसके अंदर चली जाएगी? क्यों चली गई? क्योंकि लेंथ जो है इसके ऊपर जो लैमिना बना उसका लेंथ कितना हो गया? जीरो। अगर लेंथ जीरो हो गया तो सरफेस टेंशन का कोई फोर्स उसको सपोर्ट करने नहीं आएगा। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल रखोगे तब क्या एक लैमिना बनेगा, उस लैमिना की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है। अब सोचो, हमने तुमसे कहा कि ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है ऐसे, इस कंटेनर में ऐसे पानी रखा था और इसके ऊपर तुमने एक नीडल रख दिया ऐसे, दिखेगा बहुत बड़ा, ऐसे पानी का लेयर जो जहां तुम नीडल रखोगे ना वहां पानी की लेयर ऐसे दब जाएगी। ये नीडल ऐसे रखी हुई है, इसका साइड व्यू दिख रहा है, ये एल लेंथ की नीडल है। कितने लेंथ की? एल लेंथ की। तो इसके ऊपर ना ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फोर्स लगाएंगे इधर और इधर फोर्स लगाएंगे। अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो टॉप व्यू इसका कुछ ऐसा दिखेगा कि आपकी जो नीडल है ना वो ऐसे रखी हुई है और इस नीडल के ऊपर फोर्स लग रहा है किधर की तरफ? बाहर की तरफ, ऐसे टेंजेंशियली बाहर आ रहा है। मतलब जैसे हमने ये नीडल को ऐसे रखा, यहां से टी फोर्स आया और यहां से टी फोर्स आया। अरे क्लैरिटी है? तो अगर हम कहें कि ये जो फोर्स है ना, ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है एफ, ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है, तो सिमेट्रिकली यहां से भी कितना एंगल बनाएगा? थीटा। नीचे कितना वेट लग रहा होगा? mg। अरे क्लियर है ना? ये दोनों फोर्स किसकी वजह से आए? सरफेस टेंशन। किसकी वजह से? तो इस एफ का जो कंपोनेंट ऊपर जाएगा वो कितना आएगा? इधर कितना आएगा? एफ कॉस थीटा। इस एफ का जो कंपोनेंट इधर जाएगा एफ कॉस थीटा। इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। इधर क्या जाएगा? एफ साइन थीटा। क्या एफ साइन थीटा कट जाएगा? और 2f cos थीटा किसके बराबर? 2f cos थीटा किसके बराबर? mg के बराबर। अरे क्लैरिटी है? अगर मैं कहूं कि इस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना है? t। सरफेस टेंशन कितना है? t। और ये जो नीडल है इसकी लेंथ कितनी है? l। कितना है? तो फोर्स बराबर क्या लिखोगे? t इंटू एल। टी इंटू एल। तो यहां क्या बनेगा? बताओ बताओ बताओ। 2t l cos थीटा बराबर mg। अरे क्लियर है क्या? अब सवाल पूछा कितना एंगल बेंड हुआ, तो cos थीटा बराबर क्या? mg अपॉन 2tl लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यही सवाल बनता है। बताइए इसमें क्या खास बात है जो आपको नहीं आ सकता है? हाँ हाँ, सरफेस टेंशन की वजह से जब पानी के मॉलिक्यूल्स रॉड के मॉलिक्यूल से चिपकेंगे तो रॉड के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स जो होता है वो कांटेक्ट से कैसे जाता है? टेंजेंशियली। कांटेक्ट से कैसे जाएगा? टेंजेंशियली। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? पानी की लेयर के अलोंग फोर्स लगेगा। जैसे जब हम यहां पर इमेजिनरी लेमिना कंसीडर कर रहे थे, यहां पर कोई वेट नहीं था इसका, तो फोर्सेस कैसे लगे? सीधे सीधे। लेकिन अगर इसी का वेट होता तो क्या ये नीचे दब जाता? और नीचे दब जाता तो जो फोर्सेस ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहे हैं क्या वो ऐसे थोड़ा बाहर की तरफ आ जाते? पहले फोर्सेस ऐसे थे क्योंकि बीच में कोई वेट नहीं था। अब मैंने इस रॉड को रख दिया, पहले ये सीधा था, रॉड का अपना वेट है, तो क्या सरफेस टेंशन ऐसे अंदर आ जाएगा? अरे नीचे वाली कॉन्टैक्ट सरफेस क्या डिफॉर्म हो जाएगी? और कॉन्टैक्ट सरफेस डिफॉर्म हो जाएगी तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आता है वो उसी कॉन्टैक्ट सरफेस के अलोंग लगता है। तो जब ये नीचे गया, वेट से नीचे गया, तो देखो सर पहले सरफेस सीधी थी और जब हमने इसको रखा तो क्या डिफॉर्म हो गई? क्लियर है ना? पहले ऐसे था, अब जब तुमने इसको इसके ऊपर रखा, वेट आया तो ये थोड़ा सरफेस मुड़ गई, तो क्या इसके अलोंग फोर्स गया? अरे गया कि नहीं गया? बात समझ पा रहे हैं ना?
तो ये जो है ये कितना एंगल पे गया है, तो हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि ऊपर से एंगल कितना बना रहा है, ऊपर से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। और हमको ये थीटा चाहिए, चाहे ये थीटा चाहिए, जो चाहिए वो निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे बढ़ा जाए। यस। अच्छा, अब देखो, अब तुम्हारी दूसरी कोशिश क्या है कि अब तुम चाह रहे हो कि इस निडल को पकड़ के मैं ऊपर उठा लूं। सोचो, अगर ये पानी में न रखी होती, ये जमीन पे रखी होती, इसका मास होता है mg, वेट होता है इसका कितना, mg। तुमको उसको ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता, कितना फोर्स, mg ही लगाना पड़ता ना। लेकिन जब तुमने इसको फ्लूइड के ऊपर रख दिया, अब तुम इस नीडल को अगर ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो क्या पानी के मॉलिक्यूल्स चाहेंगे कि ऊपर उठ जाए? नहीं। क्या पानी के मॉलिक्यूल्स उसको नीचे खींचना चाहेंगे? एडहेसिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब है कि वो अपने अंदर होने वाली डिफॉर्मिटी को अपोज करेंगे। जब नीडल उनको अंदर दबा रही थी तो वो अंदर नहीं दबना चाह रहे थे, जब तुम ऊपर उठाने की कोशिश करोगे तो वो ऊपर उठना नहीं चाहे। अरे क्लियर है, मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? यस। तो सोचो, अगर तुम इसको ऊपर उठाओगे तो तुमको mg के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा या mg से ज्यादा? mg से ज्यादा। अब सवाल पैदा होता है कितना ज्यादा, कितना ज्यादा? उसको बोलते हैं एक्सेस फोर्स। क्या बोलते हैं? एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द नीडल। सुनना, बहुत आसान बात है, कुछ नहीं। जब तुम इसको ऊपर उठाओगे तो जो पानी की लेयर्स हैं, ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी नीडल थी, जो पानी की लेयर्स हैं क्या वो उससे ऐसे चिपक के बाहर आएंगे? अरे क्लियर है, बात समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा डायग्राम का फीलिंग आ रहा है? जब हम इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे तो पानी क्या उसके साथ ऐसे ऊपर उठेगा? अरे उठेगा ना। कभी तुमको फील करना हो तो शहद ले लेना, शहद में शहद की कोई ऐसी प्रॉपर्टी, एडेसिव प्रॉपर्टी दोनों ठीक होती है। तो शहद में कोई चीज डुबा के उसको ऐसे बाहर निकालना, क्या वो उसको ऐसे लेके ऊपर बाहर आएगा? बाहर आएगा ना, पानी को लेके बाहर आया ना। क्यों, किसकी वजह से? एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो अब सोचो, जब तुम इसको ऊपर खींच रहे हो तो सरफेस टेंशन वाला फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की नीचे? सोचो, तुम तो ऊपर उठा रहे हो ना। अब सरफेस टेंशन वाला फोर्स क्या चाह रहा है कि नीडल ऊपर उठ जाए, नीचे रहे ना। तो कहां फोर्स लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, कितना लगेगा? सोचो, कितना लगेगा? टी इंटू एल की 2t इंटू एल? टी इंटू एल की 2t इंटू एल? सोच लो, इससे पानी की दो लेयर छुपी, दो लेयर अटैच्ड है। देखो ऐसे पानी ऊपर उठेगा ना। अरे भाई, पानी की एक लेयर यहां चिपकी है और पानी की एक लेयर यहां चिपकी है, तो इस लेयर की वजह से जो टी इंटू एल आएगा वो अलग, और इस लेयर की वजह से जो टी इंटू एल आएगा वो अलग। और किधर होगा वो? डाउनवर्ड। किधर होगा? डाउन। समझ आ रहा है? तो कितना डाउनवर्ड, टी इंटू एल की 2t इंटू एल? जितना ये टेंशन की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स आया, सरफेस टेंशन की वजह से, उसी को तो तुम क्या एक्सेस फोर्स लगा के बैलेंस कर रहे हो? अरे कर रहे हो ना? बता दो भाई, पल्ले पड़ रहा है। तो एक्सेस फोर्स किसके बराबर? एफ एक्सेस किसके बराबर? बोल बोल भाई, 2t इंटू एल। क्या लिक्विड, जो भी लिक्विड होगा उसका सरफेस टेंशन तुमको दिया रहेगा? अरे दिया रहेगा। बंद कर दे भाई, बंद कर दे उसको, कठिन है, साधारण बात, एकदम दर सिंपल। एफ एक्सेस बराबर हो गया 2t इंटू एल। अब सोचो यहां पे क्या करा, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग अ सर्कुलर रिंग। क्या? हाँ, बैक स्लाइड, हाँ बताओ। हाँ सही कह रहे हो, mg भी लगेगा। लेकिन हम तुमसे क्या पूछे हैं, अगर mg नीचे लग रहा है, तुमको इसको उठाने के लिए कितना फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, mg। अगर पानी पे रख दोगे तो क्या mg के mg से ज्यादा? mg से ज्यादा। कितना ज्यादा, हम उसकी बात कर रहे हैं। mg तो जो है वो है ही है। अगर मुझसे पूछता कितना नेट फोर्स अपवर्ड लगा, तो जब मैं नेट फोर्स लिखता तो मैं mg कहता और प्लस 2t इंटू एल कहता। समझ गए? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। ये देखो, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग सर्कुलर रिंग। अब मान लो पानी के ऊपर आपने एक सर्कुलर रिंग रख दी, क्या सर्कुलर रिंग पानी पे सपोर्ट में आ सकती है कि नहीं आ सकती है?
आ सकती है भाई। सरफेस टेंशन से जो फोर्स आएगा वो पूरी कोशिश करेगा कि वेट को बैलेंस कर पाए। अरे क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कि आपने एक डिब्बा लिया, उसमें शहद रखा है, और उसके ऊपर आपने बहुत पतली सी एक प्लास्टिक की रिंग ली और सरफेस के ऊपर रख दिया, क्या टिका रहेगा? टिका रहेगा ना। वही आयरन रख देंगे तो धीरे 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 वो अंदर चला जाएगा ना। तो कितना वेट बैलेंस कर पा रहा है वो सरफेस? भाई जितना वेट बैलेंस कर पा रहा है किसकी वजह से कर पा रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो अगर मान लो हम कहें कि हमने एक रिंग ले लिया, और अब इस रिंग के ऊपर, अगर इस रिंग को हम एक पानी के सरफेस के ऊपर रख देंगे, तो क्या इसका खुद का वेट नीचे mg लगेगा? किधर लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ना जी। कैसे आदमी है आप? सोचो, ये रिंग पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? mg। अरे लग रहा है। और रिंग की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, बहुत पतली है। इतनी पतली है कि हम ये मान सकते हैं कि ये जो डिफॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है वो कैसा है? वो कैसा है? कंप्लीटली 90 डिग्री, या थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का। तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें फोर्स कैसे लग रहा है? ऊपर की तरफ। अगर नहीं होता है तो फोर्स कैसे लगेगा? फोर्स कैसे लगेगा? टेंजेंशियली। अगर आप वेट ले लेंगे तो फोर्स कैसे लगेगा? टेंजेंशियली। इस टी का एक कंपोनेंट आएगा जो किसको बैलेंस करेगा? वेट को। किसको बैलेंस करेगा? वेट को। अब सोचो, अगर मैं इसी रिंग को इस पानी की सरफेस से ऊपर उठाना चाहूं, तो क्या पानी की लेयर ऐसे चिपक जाएगी रिंग से? कितनी लेयर? एक की दो? एक की दो? एक की दो? एक बाहर वाले से और एक अंदर वाले। नहीं आया? अरे रिंग का दो सरफेस है ना भाई, एक बाहर वाली सरफेस और एक अंदर वाली सरफेस। अरे बात समझ पा रहे हैं? तो बाहर वाली सरफेस से सरफेस टेंशन से अलग फोर्स आएगा और अंदर वाले से अलग आएगा। क्लियर है? पक्का जी? तो कितना फोर्स आएगा बताओ? बताओ कितना फोर्स आएगा? अगर हम इसको नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg। कितना लग रहा है? mg। अब तुम ऊपर उठा रहे हो, सोचो अगर ये ग्राउंड में रखा होता तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर उठाने के लिए हमको mg लगाना पड़ता। कितना एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा? अरे भाई अगर इसका रेडियस r मान लिया जाए तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कितना? बताओ। t इंटू 2 पाई आर, टी इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 2। टी क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इंटू लेंथ क्या होता है? फोर्स। सरफेस टेंशन इंटू लेंथ क्या होता है? फोर्स। अरे क्लैरिटी है? सोचो ये वायर ही तो है। इस वायर में कितनी सरफेस थी? एक इधर से पानी चिपका था और एक इधर से पानी चिपका था। हम इसी को मोड़ के क्या बना दिए हैं? रिंग। तब भी पानी अंदर वाली लेयर से भी चिपका रहेगा और बाहर वाली लेयर से। कठिन लग रहा है ना? तो कितना हो गया? अब नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg की 4 पाई r इंटू टी की दोनों? दोनों ना। अब उठाने के लिए क्या दोनों की बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा? पहले कितना लगाना पड़ रहा था? तो अब एक्सेस फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? एफ एक्सेस कितना होगा? कितना फोर्स? भाई 4 t पाई r। एक्सेस तो इतना ही होगा ना। नेट कितना लगाना पड़ेगा? mg प्लस 4 t पाई r। अरे क्लियर है? और सोचो, ये देखो, यहां बताओ, खुद से बताना। एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग अ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क है। अब डिस्क में कितनी सरफेस? एक की दो? एक की दो? एक की दो? बस केवल आउटर सरफेस है ना, अंदर और कोई सरफेस एक्सपोज नहीं हो रही है एयर में, बस केवल बाहर वाली सरफेस। अगर हम कहें कि ये हमारे पास डिस्क है, ये हमारे पास डिस्क है, तो सोचो पानी की लेयर क्या इससे ऐसे उठेगी? अरे अंदर भी होगी कि बस केवल इधर ही होगी? बस बाहर? अरे अंदर तो पूरा मटेरियल भरा हुआ है ना यार, कोई खाली लेयर एक्सपोज नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो वहां कोई पानी चिपकने वाला नहीं है। पानी बस किससे चिपकेगा? आउटर सरफेस से। इसका रेडियस कितना है? आर। कितना है? आर। तो नीचे फोर्स कितना आ जाएगा जब ऊपर उठाओगे तो? कितना आएगा? अरे भाई एक्सेस फोर्स टी इंटू 2 पाई आर, टी इंटू 2 पाई आर। अरे क्लियर है ना जी? टी इंटू 2 पाई आर। और ये किसके बराबर होगा? जो एक्सेस फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एफ एक्सेस क्या लिख लोगे? एफ एक्सेस क्या लिख लोगे?
टी इंटू 2 पाई r। अरे लिख लोगे जी? कठिन तो नहीं लग रहा है? आसान है यार। अब सोचिए कह रहा, एक्सिस फोर्स रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग एन्युलर डिस्क। एन्युलर डिस्क समझते हो क्या होता है? क्या होता है? एक डिस्क है, उसमें से एक डिस्क काट के निकाल दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने पास एक डिस्क है, इसमें से हमने ये जो डिस्क है, ये होती है एन्युलर डिस्क। अरे समझ पा रहे हो? अब खुद ही बताना भाई, अंदर का रेडियस है R1 और बाहर का रेडियस है R2। अब ये बताओ, इसमें पानी एक जगह चिपकेगा या दो जगह? कॉमन सेंस काम करता है। एक बाहर वाली लेयर पर और एक अंदर वाली लेयर पे सरफेस टेंशन से जो फोर्स आएगा वो अलग, और बाहर वाली लेयर पे सरफेस टेंशन से जो फोर्स आएगा वो, अंदर सरफेस टेंशन अलग और बाहर सरफेस टेंशन अलग। सोते रहते हो बे तुम लोग। सरफेस टेंशन दोनों जगह सेम, बाहर सरफेस टेंशन से जो फोर्स आएगा वो अलग, अंदर सरफेस टेंशन से जो फोर्स आएगा वो। सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड की। जब तक लिक्विड चेंज नहीं होगा तब तक सरफेस टेंशन चेंज होने वाला नहीं है। अब सोच, चल थोड़ा जागे रहे बेटा जी। क्या यहां पर बाहर एक सरफेस टेंशन वाला लेयर की वजह से फोर्स आएगा और अंदर भी आएगा? आएगा ना। सरफेस टेंशन जिस लिक्विड पे रखा है उसका कितना है? टी। कितना है? कितना है ना। सरफेस टेंशन इतनी दमदार चीज है ना कि मैं तो वैसे बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, बट वो ना के बराबर ही रहा हूँ। तो पहले पहले दिन लैब में गया था, तो जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें स्लाइड वाइड लगाते हैं। तो एक एक स्लाइड ली, उसके ऊपर ग्लिसरीन डाला और कुछ सैंपल वैम्पल ऐसे मुंह में से डाल के निकाल के लगाना था, उसको देखना देखना था। क्या बोलते हैं उसको? सलाइवा नहीं यार, गम का मसल निकालते हैं। हाँ हाँ, चिक सेल निकालते हैं। तो चिक सेल निकाले भाई, उसके ऊपर रखे और स्लाइड चिपका दिए। और स्लाइड चिपका गए, देखो क्या है, समझ समझ तो कुछ नहीं आया, कौन सा सेल कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद उसको जब स्लाइड को बाहर निकाले, वैसे पकड़ के उठा दिया स्लाइड, जैसे स्लाइड उठाई टूट गई स्लाइड। एक लेयर चिपकी थी, दूसरी लेयर उसके ऊपर रखी थी, बीच में ग्लिसरीन की एक लेयर थी। बात समझ रहे हैं ना। और जैसे हम ऊपर वाली स्लाइड को, जब आप जाओगे बायो लैब में, वैसे तो गए नहीं होगे मुझे पता है, गए स्कूल गए हो तुम लोग? गनीमत है, नहीं गए हो ना। देखो देखो, कितने लोग तो लैब का मुखड़ा नहीं देखे होंगे कैसी होती है। सही कह रहा हूं ना मैं? तो जनरली सिखाया जाता है कि जब भी आपको स्लाइड खोलनी है तो उसको खिसका के खोलना है, स्लाइड करके खोलना है। और मुझे क्या पता, मैं तो गया, मैं तो लगा पानी है, ऐसे उठाया, चट से उठाया, स्लाइड टूट गई, हाथ में लग गया। हाँ कटेगा यार, वो तो कटेगा ही। क्यों टूटा? सोचो, कॉन्सेप्ट ये। बीच में क्या था? बीच में क्या था? पानी, ग्लिसरीन। क्या था? ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन के ऊपर जब हमने उसको रखा तो चिपक गया। किसकी वजह से? फेविकोल की वजह से नहीं, सरफेस टेंशन की वजह से। अरे बात समझ रहे हैं? अभी आएगा एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल एंड वाटर ड्रॉप, जब आप पढ़ेंगे तो समझ आएगा कितना खतरनाक प्रेशर अंदर डेवलप हो जाता है। मतलब इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है कि अब तो बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग आगे चली गई है। पहले किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए फिनोमेना यूज किया जाता था कि पानी की लेयर डालते थे, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखते थे, जैसे मैग्नेट काम करता है ना, वैसे उसको चिपका के उठा लेते थे। सरफेस टेंशन इतना स्ट्रांग फोर्स देता था। उसमें केवल सरफेस टेंशन का ही रोल नहीं होता है, उसमें उस सरफेस टेंशन से एक कैरेक्टरिस्टिक आती है जिसको भी पढ़ोगे, एक्सेस प्रेशर। तो उसमें बताऊंगा कैसे होता था। तो ये बताओ, यहां पर अगर तुम नेट डाउनवर्ड फोर्स लिखोगे तो इसका खुद का वेट कितना लग रहा है? mg। सरफेस टेंशन की वजह से बाहर कितना फोर्स आएगा? बाहर कितना फोर्स आएगा? T इंटू 2 पाई r2। और अंदर कितना आएगा? अंदर कितना आएगा? T इंटू, ये F1 बाहर हो गया और F2 बाहर हो गया और F1 अंदर हो गया, T इंटू 2 पाई r। अब तुमको ऊपर उठाना है तो क्या इतना ही एक्सेस फोर्स लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा ना। तो एफ एक्सेस क्या लिखोगे? एफ एक्सेस क्या लिखोगे? अरे भाई बोलो तो। टी को 2 t पाई को कॉमन कर ले, 2 पाई t को कॉमन कर लिया, क्या बचा? R1 प्लस R2। R1 प्लस R2। सोच, अगर ये रिंग हो जाता तो क्या R1 R2 बराबर हो जाते? क्या वही आ जाता 4 पाई t यार? अरे आता कि नहीं आता? हाँ, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। सुनो, ये क्या है?
फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन लास्ट में आएंगे इस पर। ये बता दो, अ वाटर ड्रॉप इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल ड्रॉपलेट्स। है ये कहां आ गया है? क्या चीज? इनर एंड आउटर साइड ऑफ, ये अभी यहां कहां आ गया भाई? यही सब होता है। रुको रुको रुको, बाद में यूज कर लेंगे इसको। ये बताओ, ये बताओ, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग बता ही देता हूं यार। ये ले, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, सवाल आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। क्या है भाई साहब? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा घटेगा? सिंपल सी बात है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है ना यार। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ेगी तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। अरे क्लैरिटी है? पक्का? एक और होता है इसमें, कोहेसिव फोर्स। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कुछ ऐसा डाल रहे हो जिससे कोहेसिविटी बढ़ रही है तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। इंप्योरिटी ऐड करने से दो बातें होती हैं। ये इंप्योरिटी दो काम कर सकती है, कई बार कोहेसिव फोर्सेस को बड़ा कर देती है, कई बार एडहेसिव फोर्सेस को बड़ा कर देती है। वो डिपेंड करता है कि जो मटेरियल आप उसके अंदर डाल रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, कोहेसिव कैरेक्टरिस्टिक है कि एडहेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। बात समझ रहे हैं ना? तो अगर कोहेसिव कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। एडहेसिव कैरेक्टरिस्टिक बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर जानते हो क्या होता है? व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर 0 केल्विन, 0 केल्विन। हाँ तो 0 केल्विन बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई स्टेट अपना कैरेक्टरिस्टिक खो देती है। अरे बात समझ रहे हैं? जैसे लिक्विड है तो वो लिक्विड अपना कैरेक्टरिस्टिक खो के गैसेस में जाएगी तो क्या होगा? तो जिस जिस टेम्परेचर पर जाएगी, जिस टेम्परेचर पर वो गैसियस कैरेक्टरिस्टिक एडॉप्ट करने लग जाएगी, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, क्रिटिकल टेम्परेचर अलग है। तो ठीक है, छोड़ो, तुम भी अभी पढ़ो यार, अभी पढ़ाऊंगा थर्मोडायनेमिक्स में क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। ये बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, अभी सिंपल ये समझने के लिए, जहां पर लिक्विड अपना लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक खो देता है। अरे क्लियर है भाई? पानी उबल रहा है बॉइलिंग पॉइंट पे, लेकिन है तो पानी ना, है कि नहीं है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर पानी अब उस फेज में, वाटर के फेज में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अरे क्लियर है? मैं गधा, छोड़ो। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड के पास कोई उसका लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक नहीं बचेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक बचेगा कि नहीं पानी का? नहीं बचेगा। अबे गधेड़े, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनना शुरू होता है, उस स्टीम के अंदर भी पानी की कैरेक्टरिस्टिक है। हाथ लगा दो तुरंत वो ठंडा हो जाएगा। अभी पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, स्टीम की कई कैटेगरी होती है, समझ रहे हो? वेट स्टीम, ड्राई स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, सुपर सैचुरेटेड स्टीम, सुपर ड्राई स्टीम। सुपर ड्राई स्टीम ऐसे उंगली पे छू के निकल जाएगी, यहां का सेल डेड, खत्म। समझ रहे हो? कभी रोटी बनाते समय जले हो? ड्राई स्टीम होती है वो, ड्राई स्टीम होती है वो। सोचो ड्राई स्टीम लग जाती है तो वो बाहर जो छाला पड़ने वाला जलना होता है ना, उससे ज्यादा खतरनाक होता है। तो ये बताओ क्या होगा? बर्नॉल और नॉल काम नहीं करता, वह खाली बेवकूफी है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। चलो, इसके बाद अगला हिस्सा है नेताजी हमारे पास, क्या? सरफेस एनर्जी। पहले इसको नोट कर लो सब। चलो पेन पेन उठाओ, पेन उठाओ, पेन उठाओ। चलो यहां शुरू हो जाओ। ये हो गया था, लिखो 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 लिखो, पेन चलाओ, फटाफट पेन चलाओ। लिख लेने भाई, लिख लेने। लिख लिए थे? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो।
जल्दी लिख, पेन चला। यही सवाल ही पूछा जाता है, कितना एक्सेस प्रेशर लगेगा इसको ऊपर उठाने में, हर बार। अभी कराऊंगा, अभी आएगा। बस केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेयर ढूंढो, उसका लेंथ निकालो और टी से मल्टीप्लाई कर दो। मॉलिक्यूल्स, वहां तो सब मॉलिक्यूल्स पानी के हैं ना, एक्सपोज थोड़ी हुआ बाहर। बात समझेंगे नहीं? जैसे फोर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, नीचे पानी के मॉलिक्यूल्स तो हैं, वो तो उसको डाउनवर्ड खींचेंगे ही ना। आगे बढ़े जी। ये तो पढ़ लिया, ये बताओ। कहा भैया, कहा है बॉटल वॉटल खटखटा रहे हो यार, पानी की रखा है। दिवाली की छुट्टी भर रच के मैकेनिक्स पढ़ना, रच के जितना पढ़ सकते हो। 10 दिन का छुट्टी हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा मुझे। छठ पूजा तो पता नहीं क्या तो क्या। अरे एक साल कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, छठ पूजा करते रहना, देवी जी प्रसन्न रहेंगे। दिवाली है, मत मनाओ दिवाली एक साल। क्या कह रहे हो? दिवाली पर, दिवाली मनाएंगे। दिवाली कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, छठ मनाएंगे। ऐसा क्या डेडिकेशन होता है छठ में? हम नहीं समझेंगे ना। हम एक बार गए थे दिल्ली में, थे तो वहां छठ मनाया जा रहा था, तो हम गए थे तो वहां हमको बहुत समझ आया था क्यों छठ मनाया जाता है। हाँ, गांव में मजा आएगा। चलो छठ के टाइम पे तो मैं यहीं रहूंगा, पटना में ही रहूंगा। हाँ भाई, फोन करना यार तुम लोग, चलूंगा मैं यार। भाई हो गया, ये बनाओ, फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी करो यार। डिस्क में समझ आ रहा है ना, बाहर एक ही लेयर एक्सपोज रहेगी। ये जितने तुम ऐसे हेडिंग डाल डाल के पढ़े हो ना, यही सवाल आते हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़े जी। यस। क्या? क्लिक टू कैंसल। इस बार कोई टेस्ट का नंबर नहीं बताया अपना यार। कहो, कितना आ रहा है? 651। भाई 660, 660। फिजिक्स में कितना आ रहा है? 157, 155। विकास, कितने नंबर आ रहे तेरे ओवरऑल? बहुत बढ़िया, गुड जॉब यार, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फिजिक्स में कितना?
एक छोड़ दिया था और एक गलत हुआ है, दो गलत हुआ है। अच्छा ओके, बढ़िया है यार फिर। और जो लोग अपनी गर्दन टेबल के नीचे घुसाए पड़े हैं वो लोग भी जरा उठे और सम्मान में नंबर बताएं तो प्लीज बताइए मित्र। 500, 550, 600, 610, 650। तेरे कितने आ रहे भाई? दिया ही नहीं था, क्यों? निताई बहुत हो रही है। कौन नेता, कितना आया? बताओ बताओ बताओ, तुमसे ही पूछ रहे हैं। हाँ, बोल बोल बोल, कितना आया? 610, 615, 500, 450, कुछ तो आया होगा। बता। 500? खराब नंबर है। कन्या लोग कोई है 600 प्लस? कितना आ रहा है तेरा? 620। हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा। क्या जी, क्या पढ़ रहा है तुम लोग? बदमाशी कर रहा है। हाँ, एक तो महाराज है काशी विश्वनाथ बैच वन में, उनको खाली फिजिक्स आता है, उनको और कुछ नहीं आ रहा है। वो बहुत बुरा लगता है। नहीं, अरे विष्णु जी, कितना नंबर आया है? नहीं मिलाए हैं? 120 ओवरऑल? उसके बाद छोड़ दिए? ठीक है, बहुत बढ़िया किए हो, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। नेता, टेस्ट नहीं दिए थे? कितना? 615? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट डाउनफॉल। 500 नेट। अरे यार तुम लोग कैसे करोगे यार, थोड़ा अच्छा मेहनत करो यार, काहे मेहनत नहीं कर रहे हो? इतना बढ़िया पेपर आया था यार, इस बार तो मैंने बनाया भी नहीं था तब भी इतना अच्छा पेपर आया था। सब मॉड्यूल के सवाल थे, लगभग सब। वो फुटबॉल वाला सवाल किया था? फुटबॉल वाला सवाल सही हुआ था? हाँ, 5 तो आएगा कैसे? क्या समझे थे उस सवाल से? अरे एक बॉल आ रही थी, एक फुटबॉल आ रही थी, और एक आदमी था, एक लड़का होता है, वो बॉल को रोकता है, उसके पैर से लड़ने के बाद बॉल रुक जाती है। इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, खत्म। बस उसमें यही ध्यान देना था कि पैर की रफ्तार चेंज नहीं हो। और कुछ गधा है, पैर को बॉल की डायरेक्शन में ही चला दिए थे। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा और पैर बॉल की डायरेक्शन में चला जाएगा, तो टकराने के बाद वापस नहीं जाएगा। छोड़ो, जाने दो, मजाक था। तुम ये बनाओ यार। चलो आ जाओ, आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन। अगला कॉन्सेप्ट जिससे सबसे ज्यादा सवाल अभी तक पूछे गए, सरफेस एनर्जी। हुआ क्या कि हमने एक वायर का फ्रेम लिया। नेता नेता बस छोड़ दो, आओ इधर ध्यान दो। हमने एक वायर का फ्रेम लिया, इसमें बढ़िया से ऑयलिंग ऑयलिंग की, और इस वायर फ्रेम में, इस रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम में एक और फ्रेम फंसा दिया, और कहा कि इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, 100% स्मूथ। इसको हमने उठाया, एक सोप सोल्यूशन में डुबाया, और सोप सोल्यूशन से डुबा के बाहर निकाला। जब इसको सोप सोल्यूशन से डुबा के बाहर निकाला तो हमने देखा कि अपने आप ही इसके पास जाके चिपक जा रहा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है। समझ आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? पता नहीं क्या सर। भाई देख, सुन ध्यान से। ये पूरा अपने पास एक वायर फ्रेम था, जिसमें ये वाला पोर्शन कैसा है? मूवेबल। कैसा है? मूवेबल, ये आगे पीछे जा सकता है। इसको हमने उठाया, एक सोप सॉल्यूशन में डुबाया, और सोप सॉल्यूशन में डुबा के बाहर निकाल दिया। जैसे ही सोप सॉल्यूशन में डुबा के बाहर निकालेंगे, इसके ऊपर एक फिल्म आ गई। क्या आ गई? फिल्म। अरे वो बनाए हो ना, वो क्या उड़ाते हैं ना, वो फिल्म ने क्या किया कि इसको अपनी तरफ खींच लिया। अरे बात समझे हैं? कैसे खींचेगा? कैसे खींचेगा? किसकी वजह से? क्या फिल्म कैसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक रखेगा? लिक्विड है ना, क्या उसके मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है ना, क्या सरफेस टेंशन आएगा कि नहीं आएगा?
और सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? अब तो ढंग से रिस्पॉन्स करो यार भाई। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इससे कितनी लेयर अटैच है? एक की दो? एक की दो? एक की दो? एक ऊपर और एक नीचे। जब भी तुमको वायर दिखेगा तो वायर फ्रेम में समझना कि एक लेयर अटैच नहीं हो सकती है। एक लेयर इधर से अटैच होगी और एक लेयर इधर से अटैच होगी। इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होगी? एयर। क्या होगी? एयर। जब तुम फूंक मारोगे तो वो क्या बन जाएगा? बीच का एयर कैसा शेप बना लेता है? स्फेयर का। कैसा शेप? स्फेयर का। सवाल पैदा होता है पहला, क्यों? सबसे पहला सवाल पैदा होता है क्यों? बताओगे कोई? जब हम फूंक मारते हैं तो एयर भाई कहीं बाहर से उड़ के तो बबल के अंदर एयर चली नहीं जाएगी, मतलब पहले से एयर है। तो हो क्या रहा है कि ये जो हिस्सा है ना, ओ भाई देखना, ये ऐसे हिस्सा रखा हुआ है। एक लेयर यहां से सोप की आ रही है और एक लेयर पीछे से सोप की जा रही है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या भरा हुआ है? एयर। क्या भरा हुआ है? एयर। जब आप फूंक मारोगे तो क्या होगा? जब आप फूंक मारोगे तो इसमें से एक बबल बाहर निकलेगा। किस शेप का? स्फेयर का। किस शेप का? सबसे पहला सवाल यह पैदा होता है कि स्फेयर का शेप क्यों, कोई और शेप क्यों नहीं? क्या भाई? क्या होगा? क्यों मोस्ट स्टेबल क्यों बोलते हैं? सरफेस एरिया सबसे कम की सबसे ज्यादा? सबसे कम। अगर आपको मैं V वॉल्यूम दे दूं और मैं आपसे कहूं कि V वॉल्यूम का आपको एक ऐसा शेप बनाना है जिसका सरफेस एरिया सबसे कम हो, तो आप क्या बनाइएगा? स्फेयर। क्या बनाइएगा? स्फेयर। अब सुनिए, जितने कम मॉलिक्यूल एयर में एक्सपोज्ड होंगे, जितने कम मॉलिक्यूल एयर में एक्सपोज्ड होंगे, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अरे क्लियर है? अब सोचो क्या हुआ जब इसके ऊपर एक लेयर लगी और एक लेयर पीछे से लगी, दो लेयर्स इसके ऊपर चिपकी, तो वो दोनों लेयर्स इसको अपने पास खींच रही थी। क्यों खींच रही थी? उन लेयर्स को ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई कि इसको खींचते हैं? जब खींचेंगी तो क्या होगा? सरफेस एरिया कम होगा। तो क्या वो स्टेबल होंगी? अरे होंगी ना। तो उस लिक्विड की वो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो अपना एरिया मिनिमाइज करना चाहेगा। अरे क्लियर है? मतलब अब हमको एनर्जी को किससे रिलेट करना है? एरिया से। किससे रिलेट करना है? एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा एनर्जी, उतना कम। कितना घटिया रिस्पांस करते हो बे तुम लोग। समझ में नहीं आता है क्या? उर्दू फारसी बतिया रहे हैं? हाँ सर। कभी कभी गुब्बारा उड़ाए हो बलून में भर के? हाँ, थोड़ा ढंग से रिस्पॉन्स करो तो थोड़ी स्पीड अच्छी चलेगी। रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मुझे लगता है आ नहीं रहा है। तो सही लगता है सर। सोच, इसको हमने क्या किया? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको हमने क्या किया? पानी के अंदर डुबाया। पानी के अंदर डुबा के बाहर निकाला तो हमने देखा कि अपने अपने आप ही कहां जा रहे हैं? इसके पास। क्या इसके अंदर जो फिल्म है उसका एरिया मिनिमाइज हो रहा है? एरिया मिनिमाइज हो रहा है। क्यों मिनिमाइज हो रहा है? क्योंकि जितना कम एरिया होगा बबल उतना ज्यादा स्टेबल, और बबल की टेंडेंसी क्या है? हमेशा अपने आप को स्टेबल करने की। तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगाएगी? अरे इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ना। कितना? T इंटू एल की 2T इंटू एल? इसका लेंथ कितना है? L। लेंथ कितना है? एक लेयर ऊपर से और एक लेयर नीचे से, तो टोटल लेयर कितनी आई? 2T इंटू एल। 2T इंटू, क्या अपने आप यहां से यहां चली जाएगी? चली जाएगी ना। सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अगर आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है, अब आपकी ख्वाहिश है कि आप इसका सरफेस एरिया बढ़ाएं, तो क्या आपको काम करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सरफेस एरिया तभी बढ़ेगा जब आप इसको बाहर की तरफ खींचोगे। अरे समझ आ रहा है? हम किसी तरह की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाहते, हम इसको बहुत धीरे 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 खींचना चाहते हैं। तो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स लगना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? 2T इंटू एल। आ रहा है? विद्या का समय भाई साहब, झूठ मत बोलना। पल्ले पड़ रहा है जी? यस सर। अब हुआ क्या, हमने कहा कि चलो भाई हम इस 2T इंटू एल से कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं और इसको हम डिस्प्लेस करते हैं एक्स। कितना डिस्प्लेस करते हैं? एक्स। तो कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। कुछ ना कुछ तो काम किया होगा।
अगर हमको बहुत थोड़ा सा काम करना हो तो हम क्या इसको कह सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हमने कर दिया dx। अरे कर दिया। चल, तो हमने कहा कि इस समय ये वायर फ्रेम कहीं x पर था और x से हमने इसको खींचकर कितना बड़ा कर दिया, और कितना बड़ा कर दिया dx। तो हमने कितना सरफेस एरिया बढ़ाया है, इतना ही तो सरफेस एरिया बढ़ाया है। या तो तुम यहां से dx कर लो या x पे रख के x से क्या कर लो, dx कर लो, बात तो वही हुई। कितना सरफेस एरिया बढ़ा। इस सरफेस एरिया को बढ़ाने में तुमने कुछ काम किया है कि नहीं किया है, और काम किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डी डब्ल्यू एक्सटर्नल की अगर हम बात करें, डी डब्ल्यू एक्सटर्नल की बात करें तो क्या एफ डॉट डी एक्स लिख सकते हैं। एफ का वैल्यू कितना है जी, 2t इंटू एल इंटू डी एक्स। अब सुनना, क्या t इंटू 2l इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। सुनना, इसका लेंथ कितना है l और थिकनेस कितना है dx, एरिया कितना l इंटू l इंटू, ये एक लेयर है कि दो लेयर है, एक ऊपर और एक, नहीं आया, दो एरिया आया ना यार। जब तुम इसको खींच रहे हो तो ऊपर वाली लेयर भी बढ़ रही है और नीचे वाली भी, दोनों का एरिया बढ़ रहा है ना। तो ऊपर वाली का बढ़ा एल इंटू डी एक्स, नीचे वाली का एल इंटू, कितना मॉलिक्यूल एक्सपोज हुआ, एल इंटू डी एक्स की 2l इंटू डी एक्स, 2l इंटू, मतलब दोनों फिल्म का मिला के जो एरिया बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 2l इंटू डी एक्स। तो क्या डी डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, टी इंटू डी ए, टी इंटू डी ए। डी ए क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू फ्री एयर, यहां और जोड़ लेना, इंक्रीज्ड, अरे क्लैरिटी है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया एक्सपोज टू फ्री एयर, कितना इंक्रीज किया, एल इंटू डी एक्स की 2l इंटू डी एक्स, 2l इंटू डी एक्स, भूलोगे तो नहीं ना नेता, पक्का ना, बहुत बार हमसे गड़बड़ हो जाता है, एल इंटू डी एक्स लिख देते हैं। क्या हो गया भाई, 2l इंटू डी एक्स। जो काम किए हो वो कहां गया है, सरफेस एरिया बढ़ा है ना, सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आए हैं ना, क्या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी है। अबे जितना ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पर आएगा क्या उसकी एनर्जी बढ़ेगी, जब तुमने काम परफॉर्म किया है तो वो कहां गया काम, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अरे क्लियर है क्या, जब सरफेस एरिया बढ़ा है तो क्या हुआ है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी है। अब ये ज्यादा स्टेबल होगा कि कम, ज्यादा कि कम, कम स्टेबल होगा ना। तो डी डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया डी यू, और ये बराबर हो गया किसके, टी इंटू डी ए। इसी को लिखा जाता है, डी यू को बोला जाता है सरफेस एनर्जी। ये भी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी ही है, क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को भी क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी बढ़ाओगे सरफेस टेंशन बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। डीयू बढ़ाओगे डीए बढ़ेगा, एनर्जी दोगे तो एरिया बढ़ेगा, अरे क्लियर है। एनर्जी घटाओगे मतलब एरिया घटा है, एरिया बढ़ा है एनर्जी बढ़ी है, एरिया घटा है एनर्जी घटी है, सरफेस टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सरफेस टेंशन की पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ या सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब मान लो जैसे एम्स वाला पैटर्न था वैसा अगर हिट कर दिया इस बार थोड़ा सा, तो क्या कर देगा, चार ऑप्शन दे देगा और कहेगा 1 and 2 is true, 2 and 3 is true, 3 and 4 is true, 1 and 4 is true। तो मल्टीपल चॉइस बना देगा, तो वहां सरफेस एनर्जी का दो डेफिनेशन लिख देगा, और क्या, एक डेफिनेशन क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और दूसरी क्या है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब सोच, तो डी यू बराबर कितना हो गया, टी इंटू डी ए, डी यू बराबर कितना हो गया, टी इंटू डी ए। अरे क्लियर है ना, बता सकते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम क्या लिखते हैं, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। सुनिएगा बहुत ध्यान से। अब मान लीजिए हम आपसे कहें
कि आपके पास एक सोप सॉल्यूशन है। क्या भाई साहब? सोप सॉल्यूशन। ये आपके पास एक सोप सॉल्यूशन है, इसमें से आपने एक बबल बनाया जिसका रेडियस कितना है? आर। जिसका रेडियस कितना है? आर। बबल बनाया। क्या बनाया है? बबल। कितनी एनर्जी दी है? सरफेस टेंशन इसका टी है, कितनी एनर्जी दी है? यू बराबर क्या लिखोगे? टी इंटू डी ए। टी इंटू डी ए। टी कितना? तो लिक्विड का टी रहेगा। एरिया कितना बढ़ाए हो? 4πr²। एरिया क्या बनाए हो? 4πr²। 4πr²। अरे बात समझ आ रही है? और जैसे ही तुम ये करके आओगे तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान देना है। कितनी सरफेस बनी इसमें? एक की दो? एक की दो। एयर में कितनी सरफेस एक्सपोज है? दो। इट इज अ बबल। इट इज अ बबल। पल्ले नहीं पड़ रहा। बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कहां आएगा? केवल बाहर, केवल अंदर, या अंदर बाहर दोनों? अंदर बाहर दोनों। तो एरिया एक लिखा जाएगा कि दो? अरे दो लिखा जाएगा ना भाई। तो क्या लिखोगे? टी इंटू 4πr², दैट इज इक्वल टू टी। इतना तुमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी। अब सोचो, अगर हम कहते हैं ये हमारे पास सोप सॉल्यूशन है, अरे 4 2 8, हाँ मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 4 8 इंटू पाई इंटू टी इंटू r²। अब मान लो हम तुमसे कहते तुम्हारे पास वाटर है, इस वाटर से तुमने एक ड्रॉप बनाई जिसका रेडियस r है। अब तुमने क्या बनाया? बबल की ड्रॉप। बबल की ड्रॉप। ड्रॉप। तो कितना सरफेस बाहर होगा? कितना सरफेस बाहर? बाहर कितना है? एक। तो डी बराबर कितना? डी बराबर कितना? टी इंटू 4πr²। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है? आ रहा है जी? चलो आओ, ये बताओ। कह रहा what will be the work done in increasing the radius of a soap bubble from r/2 to 2r if the surface tension of the soap solution is T। पहले सरफेस एरिया कितना था और बाद में सरफेस एरिया कितना हो गया? क्या चेंज इन सरफेस एरिया निकाल सकते हो? मल्टीप्लाइड बाई टी। आंसर करो। ध्यान देना है, बस ये पढ़ते समय बहुत ध्यान देना है कि बबल बोला है कि ड्रॉप बोला है। अभी और आगे चलोगे दिखेगा बबल होगा ड्रॉप। कितना आ रहा है? 30πr² टी। 30πr² टी। उम्मीद करता हूं यार कि ये सबसे बनेगा भाई। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ नेता, ये बताओ डीए अगर तुम लिखोगे तो क्या ए फाइनल माइनस ए इनिशियल लिखोगे? सरफेस एरिया बढ़ा है कि घटा है? सरफेस एरिया बढ़ा है। सरफेस एरिया बढ़ा है। अरे बढ़ा है ना जी? यस सर। तो जब सरफेस एरिया बढ़ा है, जब सरफेस एरिया बढ़ा है तो तुमने एनर्जी दी है, तुमने काम परफॉर्म किया है, या तुमको एनर्जी मिली है? हमने काम परफॉर्म किया है, क्यों? सरफेस एरिया बढ़ाया है ना। जो काम परफॉर्म किया है वही कहां गया है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ए फाइनल क्या लिखोगे भाई? ए फाइनल कितना? 8πr²। आर की जगह कितना हो जाएगा? 2 2 4। और समझ रहे हैं ना? 4r²। ए इनिशियल कितना? ए इनिशियल कितना? 8πr²/4। 4 2 8। 4 चौक को 16, 16 बटे, हाँ अरे पूरा ना 2r² ना। 8 चौक को 32, यस ऐसे लिख लिया 4r²। तो 8 चौक को 32πr² माइनस माइनस कितना? 2πr²। तो कितना एरिया हो गया? 30πr²। दैट इज इक्वल टू डी ए। दैट इज इक्वल टू डी ए। तो कितना एनर्जी दिया तुमने? टी इंटू 30πr²। मोटा मोटा हिसाब समझ आया? पल्ले पड़ा? एक सवाल और बनाओ तो फिर और बात सिखाएं। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन इज सिग्मा, व्हाट वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर? अभी तो पढ़ के आए यार। क्या सोप बबल बनाना है ना? 8πr² इंटू सिग्मा। 8πr² इंटू सिग्मा। अच्छा ये बताओ, if W is the work done in blowing a bubble of radius r from soap solution, then work done in blowing a bubble of radius 2r
फ्रॉम द सेम सॉल्यूशन क्या बना सकते हैं? आर बनाने में कितना काम करना पड़ा है? डब्ल्यू। कितना? डब्ल्यू। तो 2r बनाने में 4w। 4w पक्का? गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर पूछ लेता कितना ये वर्क डन बोला, देन एक्स्ट्रा वर्क डन इन ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस 2r, तो क्या माइनस कर देते? माइनस कर देते। ये छोटे छोटे शब्द हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है। अगर एक्स्ट्रा का नाम दे देता तो W इनिशियल निकालते, कितना वर्क करना पड़ा था, W फाइनल कितना वर्क करना पड़ेगा, और फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बात तुमको, मुझे लग रहा है कि मोटा मोटा क्लियर हो रहा है कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, अगर हम सरफेस एरिया घटाएंगे तो हमको वर्क मिलेगा। वर्क कभी मिल सकता है? बबल तुमको कोई काम दे सकता है? नहीं, वो एनर्जी लिबरेट करेगा। जैसे मान लो पहले उसका सरफेस एरिया था कुछ A, उसकी एनर्जी थी U, अब उसका एरिया हो गया A/2, तो उसकी एनर्जी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? अरे घट जाएगी ना। एनर्जी A/2 हुआ, सरफेस एरिया A/2 हुआ, तो एनर्जी भी कितनी हो गई? U/2, आधी हो जाएगी ना। कैसे मैं कह पा रहा हूं? du/da क्या है? du/da क्या है? T। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एनर्जी, सरफेस एरिया 2 गुना तो एनर्जी भी 2 गुनी, सरफेस एरिया आधा तो एनर्जी भी आधी। ये बात समझ पा रहे हो? सोचो, अगर हम कहें कि हमारे पास दो छोटे छोटे बबल्स हैं, दो छोटे छोटे बबल्स, उनको हमने पास रख दिया, क्या चिपक जाएंगे? अरे चिपक जाएंगे। क्यों? क्यों? क्यों चिपकेंगे? सोचो। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? नेट सरफेस एरिया घट जाएगा। अरे क्लियर है? वॉल्यूम, पहले वाले का वॉल्यूम V1 था, दूसरे वाले का वॉल्यूम V2 था, और दोनों जुड़ गए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। अरे क्लियर है ना? जो इनिशियल वॉल्यूम था टोटल, क्या वही फाइनल रहेगा? वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद बहुत तगड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 2, 3, 4, 10 ड्रॉप्स हैं अलग अलग, उन सब को हम जोड़ देंगे, तो क्या उनको जोड़ने के लिए हमको कोई काम परफॉर्म करना पड़ेगा या वो अपने आप जुड़ जाएंगे? अपने आप जुड़ेंगे ना। हमको कोई काम परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना सरफेस एरिया घटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उनका सरफेस एरिया घट रहा है, मतलब उनकी एनर्जी घट रही है। तो एनर्जी जब 10 ड्रॉप्स थी तब ज्यादा होगी कि जब कंबाइन होकर एक ड्रॉप बन गई तब ज्यादा होगी? जब 10 थी तब ज्यादा थी, और जब कंबाइन होकर एक ड्रॉप बन गई तो एनर्जी घट गई। अरे घटी कि नहीं घटी? घटी। तो गई कहां? गई कहां? वो एनर्जी गई कहां? फ्री स्पेस में। गायब नहीं हो सकती। हमारा फ्री स्पेस एक एडियाबेटिक सिस्टम है। कहां गई? कहां गई? सोच। ड्रॉप के अंदर ही है। ड्रॉप को, वो अपने आप बन रही है भाई, उसमें तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो ना। वो तो अपने आप बन रही है, वो तो एनर्जी रिलीज कर रही है। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है कि अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो नीचे गिरेगा, और गिरेगा तो वो एनर्जी देगा। फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी मिलती है ना, वैसे इसकी भी एनर्जी कहीं तो जा रही होगी। क्या कह रहा, क्या कह रहा, क्या कह रहा? ड्रॉप में नहीं, नहीं पगला है क्या? वे वो रिलेटिविटीस्टिक थ्योरी है, न्यूक्लियस प्रॉपर्टी है वो। टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द टेम्परेचर। जो अलग 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 बबल्स हैं, अभी बताता हूं कैसे। जो अलग अलग बबल्स हैं उनका टेम्परेचर कम होगा जब वो मिलके क्या बनाएंगे? एक बड़ी बबल। अरे क्लैरिटी है? सुनना। अब इसी से हमारे पास बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास n ड्रॉप्स हैं, कितनी ड्रॉप्स हैं? n, ईच ऑफ रेडियस r, ईच ऑफ रेडियस r। अरे क्लैरिटी है? कितनी ड्रॉप्स हैं? कितनी ड्रॉप्स हैं? n ड्रॉप्स। n ड्रॉप्स, सबका रेडियस कितना है? r। सरफेस टेंशन कितना है? T। सरफेस टेंशन कितना है? T।
सोच समझ के आंसर करना, कोई बात ना समझ आए तो रोक के पूछ लेना कि मास्टर समझ नहीं आया। अरे बात समझ रहे हो ना? ये सब के सब मिले तो क्या बनाए? एक बड़ी ड्रॉप। क्या बनाए? एक बड़ी ड्रॉप, जिसका रेडियस हमने कह दिया कितना है? कैपिटल आर। कितना है? कैपिटल आर। क्या यहां से लेकर यहां तक कोई लॉस हुआ है? कोई लॉस हुआ है? किसका? एनर्जी का। किसका? एनर्जी। पानी का कोई लॉस हुआ है? अगर हम कहते हैं ये वाटर ड्रॉप्स हैं, ये मिल के एक बड़ी ड्रॉप बनी है, क्या पानी का कोई लॉस हुआ है? नहीं। तो इन सब का अगर टोटल वॉल्यूम वी था तो इसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा? वी रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर हम कहें इन सब का वॉल्यूम, एक का रेडियस कितना है? स्मॉल आर ना, तो वॉल्यूम एक का कितना हो गया? 4/3 पाई r क्यूब। अरे लिख सकते हैं इंटू एन बराबर कितना? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इससे काट दें क्या? क्या बचा भाई? एन आर क्यूब बराबर आर क्यूब। तो आर बराबर अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या बना? एन की पावर 1/3 इंटू। अरे क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक और बात सुनिएगा, ये बताइए इन सब का सरफेस एरिया कितना होगा? क्या 4 पाई r² इंटू एन लिख लें? क्या लिख लें? 4 पाई r² इंटू एन। ए इनिशियल, ए फाइनल बताओ तो। 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर है क्या? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर का स्क्वायर भाई कितना बना? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर कितना बना? अरे एन की पावर 1/3 की 2/3। 2/3 इंटू आर स्क्वायर। हाँ, ये बताओ कौन ज्यादा? ए इनिशियल के फाइनल? सोच के देखो ना, ये क्या एन मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां एन की पावर 2/3, क्या 1 से कम है? अरे 1 से कम है कि नहीं है? तो कौन सा एरिया ज्यादा? ऊपर वाला एरिया ज्यादा, नीचे वाला एरिया कम। एरिया घटा कि नहीं घटा? अरे घटा ना। क्या एनर्जी रिलीज हुई? जो एनर्जी रिलीज हुई वो कहां गई? टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर मैं कहूं कि इसका टेम्परेचर θ1 है और इसका टेम्परेचर कितना है? θ2 है। टी इस वजह से नहीं लिख रहा हूं कि सरफेस टेंशन भी टी है, और टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट करते हैं। अभी आगे आएगा कंडक्शन में। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? ये बहुत छोटा छोटा सवाल है, ये तुमको देखने को मिल सकता है। θ2 मस्ट बी ग्रेटर देन θ1। सोचो उल्टा करना होता तो, अगर इसका उल्टा करना होता तो क्या उल्टा अपने आप हो जाता या तुम्हें करना पड़ता? तुम्हें करना पड़ता ना। क्या ये सारी ड्रॉप अपने आप अलग अलग हो सकती हैं? नहीं। एक बड़ी ड्रॉप कभी भी दो अलग अलग छोटी ड्रॉप में नहीं टूटेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो पहले एरिया ज्यादा था कि बाद में? पहले एरिया ज्यादा था, बाद में एरिया। अब तुम इससे उल्टा बना रहे हो तो तुम एरिया बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? अब बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? बढ़ा रहे हो ना। और एरिया बढ़ेगा तो क्या उसका एनर्जी बढ़ेगा? एनर्जी कैसे बढ़ सकता है? जब हम कुछ काम परफॉर्म करेंगे। अरे नहीं आ रहा यार, आ रहा है। जब हम काम करके देंगे तभी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। लेकिन इससे ये बनने के लिए हमको कोई काम करना, क्या ये अपने आप बनेगा? क्यों? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है अपने आप को स्टेबल करने की। क्या सरफेस से मॉलिक्यूल्स को घटाएगा? अरे घटाएगा ना, तो एनर्जी कम होगी ना। अरे होगी ना। एनर्जी कहां गई? इन द फॉर्म ऑफ हीट, बाहर नहीं निकलेगी। अरे क्लैरिटी है ना? टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अरे वाटर मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आता होता नहीं है तुम लोग को, कुछ पता नहीं, गधा बसंत बने बैठे रहते हो एकदम से। पढ़ना है फिजिक्स और एक लाइन रिलेट नहीं हो पा रहा है। चल बता, पहले सरफेस एरिया था ज्यादा कि बाद में? बाद में कम हुआ ना। तो एनर्जी आई होगी कि एनर्जी रिलीज हुई होगी? रिलीज हुई होगी। एक कान्हा, अबे गधेड़े, गुलाब बना रहा वहां पे पेपर का। बैलट है एकदम से। जा दादा। ए सुन भाई, भाई भाई भाई, सरफेस एरिया बढ़ाए हैं कि नहीं? बढ़ाए हैं ना। तो एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी कि फाइनल? इनिशियल ज्यादा होगी ना।
ये हम लिख सकते हैं कि U इनिशियल इज ग्रेटर देन U फाइनल। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं U इनिशियल माइनस U फाइनल बराबर T इंटू डी ए, T इंटू डी ए, T इंटू, क्या ये एनर्जी रिलीज्ड है? T तो T ही रहेगा, जो सरफेस टेंशन यहां वही सरफेस टेंशन यहां, पानी तो सेम ही है ना। चल एरिया बता दो, फाइनल एरिया कितना? अरे फाइनल एरिया कितना? 4 पाई, 4 पाई n की पावर 2/3 है ना। अरे है ना, चलो ऐसे लिख सकते हैं क्या, n इंटू 4 पाई, क्या 4 पाई, अरे ऐसे लिखो, पहले अलग अलग लिख लो, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। ये ए इनिशियल था कि नहीं था? अरे यही तो था। ए फाइनल कितना हो गया? 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अच्छा होता क्या है कि जब हम कैपिटल आर के टर्म में आंसर निकालते हैं तो थोड़ा आसान आंसर आता है। क्लियर है? तो स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे? स्मॉल आर की जगह क्या लिख दोगे? आर बाई एन की पावर 1/3। स्मॉल आर बराबर आर की पावर, आर अपॉन एन की पावर 1/3। तो यहां लिखोगे तो क्या बनेगा? टी बराबर, यहां क्या कॉमन कर ले भैया? क्या कॉमन कर ले? क्या 4 पाई को कॉमन कर ले? यहां एन है और आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे? आर स्क्वायर अपॉन एन की पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर। नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? अब यहां इसको सॉल्व करो तो क्या बना? u इनिशियल माइनस u फाइनल बराबर कितना? n की पावर 2/3 जाएगा तो क्या, यहां पर अब हम बाहर कर ले t इंटू 4 पाई, t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, t इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहां से क्या, n की पावर 1/3 -1। नहीं आया? अरे आया हो? ये एनर्जी कहां गई है? टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टू इंक्रीज द, हिसाब किताब समझ आ रहा है? जो टेम्परेचर बढ़ा है, अभी आप अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, वहां से क्यू मिलता है एमएस डेल्टा टी। क्यू बराबर क्या होता है? एमएस डेल्टा टी। कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो एमएस डेल्टा टी बराबर टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 -1। वहां एक क्वेश्चन में ये यूज होगा, सेम यही सवाल होगा, बस एम दे देगा, एस दे देगा, डेल्टा टी दे देगा। अरे क्लियर है? तुमसे सरफेस टेंशन निकलवाएगा कि सरफेस टेंशन कितना था। तुमको बस ये बात याद रखना है कि जब ये सारी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बनेंगी तो एनर्जी घटेगी, जो एनर्जी घटेगी वो कहां जाएगी? टू इंक्रीज द टेम्परेचर। और बात समझ रहे हैं? कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अगर वो हमको निकालना पड़ा तो जितनी भी एनर्जी निकल के आई उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? एमएस डेल्टा टी, एमएस डेल्टा टी। उल्टा करना होता तो, उल्टा करना होता तो क्या यही रिजल्ट होता? अरे इससे तुम क्या बना रहे हो? एन ड्रॉप्स बना रहे हो ना। क्या रेडियस या क्या भाई, वर्क करना पड़ता ना, जितना एनर्जी रिलीज हुआ है उतना वर्क हमको परफॉर्म करना पड़ता। अरे क्लैरिटी है? और उस वर्क से क्या बढ़ता? सरफेस एरिया। क्या बढ़ता? सरफेस एरिया। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। यही सवाल है, यही पूरा सरफेस टेंशन है। इसके बाद एक लेक्चर का और सरफेस टेंशन बचता है जिसमें हम पढ़ते हैं कैपिलैरिटी और सोप बबल वाटर ड्रॉप। सुनो ये सवाल देखो, नीट 2016, नीट 2016। अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। मतलब पहले एरिया कितना है? 8। पहले कितना है? 8। दूसरा कितना हो गया? 20। 8 से कहां गए? 20। इफ द वर्क डन इज 3 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल, द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज। क्या एरिया बढ़ा है? अरे क्या एरिया बढ़ा है? तो तुमने काम परफॉर्म किया है। कितना किया है तुमने काम? 3 इंटू 10⁻⁴ +4 की -4 -4। क्या टी इंटू डी ए हो जाएगा? नहीं आ रहा है? डी डब्ल्यू बराबर क्या टी डी ए होता है जी? डी ए क्या लिखोगे? 5 चौक को 20 -8 इंटू 10⁻⁻⁴। वो नहीं लिखे थे सर, न्यूटन पर मीटर के टर्म में आंसर है ना, तो क्या बनेगा?
टी बराबर कितना, इससे काट दें, 20 में से 8 गया जी 22, तो 12, तो 30 में से 3/12, 3 चौक को 12, 0.25 है क्या कहीं? अरे कौन सा होगा? डी, 0.250 न्यूटन पर मीटर। ये नीट का सवाल भाई। और देखें, और पीवाई क्यूज और देखें, ये देखो तो एएफएमसी 2012 क्या कह रहा है? A liquid drop of diameter d breaks into 27 small drops of equal size. अपने आप टूट जाएंगे या काम करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा ना। If the surface tension of the liquid is sigma, the change in surface energy बढ़ी की घटी? हम मारेंगे, एक ड्रॉप टूटी है ना भाई, तो बढ़ी की घटी? बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। कितना? सी, आंसर भी निकाल दिया क्या? क्या बात है। क्या करोगे भाई, कितना एनर्जी बढ़ा? डी यू इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, क्या एन की पावर 1/3 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अच्छा, n/3 -1 ना, आर स्क्वायर क्यों? आर स्क्वायर तो बाहर ही कर ले। बताओ कितनी ड्रॉप्स थी? 27। कितनी थी? 27। कितनी थी? 27। हाँ, भी आएगा, सॉल्व कर लेते। 27 का कितना होगा? हाँ, 3 का पावर 3। अरे कट जाएगा ना, 3 में से 1 गया 2, तो डी यू बराबर कितना? 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अच्छा, आर की जगह क्या लिख दोगे? आर की जगह कितना है? d/2, तो d/2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 8 पाई डी स्क्वायर t/4, 4 2 जा 8, तो कितना हो गया? 2 पाई डी स्क्वायर टी। ये तुम्हारे पास हो गया डी। इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी। अरे पड़ेगी, अगर यही 27 से 1 बन रहे होते तो ये एनर्जी देनी पड़ती या हमको मिलती? तुमको मिलेगी या बबल के अंदर ही रहेगी? क्या काम करेगी? क्या काम करेगी? नहीं आया। केरला सीईटी। If T is the surface tension of a liquid, the energy need to break a liquid drop of radius r into 64 drops. 64 ड्रॉप में टोरे हो, 4 चौको 16 चौको 64, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हो। अरे लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 3 की पावर 1/3, 4 में से गया कितना? 3, 3 चौको 12। आंसर कितना? 12 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। नहीं आया? अरे आया जी, यस। एक सवाल दे रहे हैं, अगर बना दीजिएगा तो मान लेंगे कि आपको आ गया। 27 soap bubbles forms a large bubble. Find delta U. Large bubble of radius R. सरफेस टेंशन T रख लो, T रख लो, सिग्मा रख लो, बनाओ। बनाओ। 27 so bubble forms a large bubble of radius R. Surface tension sigma. Find delta U. डेल्टा यू कितना होगा? क्या जी? यस, गुड जॉब, सही, बहुत बढ़िया। 16 ना। क्या नाम लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? सोप बबल। क्या लिखा है? सोप बबल। तो अब सरफेस एरिया 1 है कि 2? 1 है कि 2? 2 है ना। तो जहां 4 पाई आर स्क्वायर था वहां क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। तो डेल्टा डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी 1/3 -1,
तो कितना हो गया, एन कितना 27, 3 में से 1 गया कितना 2, 8 दूना 16, 16 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अरे इतनी एनर्जी रिलीज होगी ना जी। नहीं आ रहा है, आ रहा है। अबे वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना ड्रॉपलेट का। खाली सरफेस एरिया कितना आ गया 2, कितना सरफेस एरिया आ गया 2। अरे क्लियर है बस, और क्या। चलो ये बताओ, ध्यान दे रहे ना, ये बताओ, अ थिन लिक्विड फिल्म formed between a U-shaped wire and a light slider support, a weight of 1.5 into 10 to the power minus 2 Newton. The length of the slider is 30 centimeter and its weight is negligible. The surface tension of the liquid film is, निकाल सकते हो। अबे वेट कितना लग रहा है W, क्या इतना ही सरफेस टेंशन ऊपर लगेगा, तो क्या लिखोगे 2T इंटू एल बराबर कितना W, कि T इंटू एल लिखोगे, 2T इंटू एल। अरे क्लियर है ना, 2 लेयर्स है ना, बस बन गया। A liquid drop of diameter d सस्ता सवाल है, खुद से कर लेना। ये बता दो, 2 drops of liquid coalesces to form a single drop. In this process energy absorbed, evolved, either absorbed or evolved, neither absorbed nor evolved। क्या होगा, एब्जॉर्ब, इवॉल्व हो रही हैं। अरे क्लियर है, ये सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन बनाता है, AIPMT 2014। कोई मोबाइल फोन नहीं खोलेगा भाई, प्लीज अपनी ईमानदारी से लगाओ, ईमानदारी से बनाओ सवाल। A certain number of spherical drops of liquid of radius r coalesces to form a single drop of radius capital R and volume V. T is the surface tension of the liquid energy। चौथा ऑप्शन है नहीं है, हे भगवान पहले दूसरे तीसरे में ही हो। वैसे सही है इसमें ऑप्शन में है, ढूंढो 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 ढूंढो। बहुत बढ़िया गणित, बहुत अच्छा सवाल। थर्ड, थर्ड, बड़ी तेज निकाले हुए तुम लोग। बी ऑप्शन तो ऐसे काट दिए, हाँ क्योंकि एब्जॉर्ब लिखा था। यस, पहला नहीं हो सकता, कहां है? कितने नंबर की, नंबर्स नहीं दे रखे हैं ड्रॉप्स के, कितने नंबर हैं ड्रॉप्स का, नंबर नहीं दिया है था। बनाओ बनाओ बनाओ। हमको ही बनाना पड़ेगा। हो गया, क्या बनाए हैं ये बताइए, सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है, सुनिएगा, अब वही ना, आप रटे हुए फॉर्मूले पर जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसके बराबर है, T इंटू ए इनिशियल माइनस ए फाइनल के। अरे यही तो हो रहा है ना, ए इनिशियल कितना है जी, N इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अरे है ना, और ए फाइनल कितना है, कितना है बोलो, 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। हमने कहा ऐसा करो, पहला एक काम करो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 3 से डिवाइड करो, ठीक, कॉमन सेंस। दूसरा कि इसमें आर से मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड करो, आर से मल्टीप्लाई करो, आर से, कैपिटल आर से मल्टीप्लाई और कैपिटल आर से डिवाइड। देखो कुछ दिख रहा है क्या, अबे कुछ दिख रहा है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन को क्या वॉल्यूम लिखा जा सकता है, क्या हो जाएगा, V बाई स्मॉल आर, V बाई स्मॉल आर माइनस 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 4/3 पाई आर क्यूब को ये भी क्या वॉल्यूम लिखेंगे, V बाई आर
कॉमन कर लो v को, 3vt 1/r माइनस 1/कैपिटल। गणित 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 पल्ले पड़ा, कुछ नहीं था सवाल में, बस खाली मैथमेटिक्स, बस खाली मैथमेटिक्स, थोड़ा दिमाग लगाना था अपने टाइम पे। अब इसके बाद इसमें 2-4 सवाल हैं जो मैंने नहीं कराए हैं शायद, हाँ इधर है, ये सब लगा के ले आना। सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है ना, तो ये करके ले आना। और अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे अपन एक्सेस प्रेशर है एंड वाटर ड्रॉप एंड सोप बबल। चलो कल है ना अगली, कल कौन सी क्लास, अपनी तीसरी क्लास है ना, कल कौन सा दिन है, कल थर्सडे है, वेंसडे है, आज ट्यूसडे है, हाँ